आज हम बात करेंगे सेकंड यूनिट के बारे में, जो कैरी की डेफिनेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ। तो इसमें आपका जो डिसेबिलिटी है उनके बारे में थोड़ी सी बात होगी। जैसे कि आपकी फर्स्ट जो डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, 2.1 में आपको यही दिया गया है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। तो इसी में हम जो बात करेंगे वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी और आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में बात की। तो जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो भारतीय पुनर्वास परिषद न्यू दिल्ली है, उन्होंने 1992 में लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में बताया है। वो ये कहते हैं कि जो अस्थियां हैं, बोन्स हैं और मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कहते हैं ना टूटना, जो नसें हैं हमारी, जो नसों में किसी ना किसी प्रकार का मूवमेंट, जो हमारी मसल्स है मूवमेंट न कर पाना, मसल्स का मूवमेंट न कर पाना अच्छे से, है ना। अगर हम गर्दन को इस प्रकार से घुमा रहे हैं तो घूम नहीं रही है, हाथ को इस तरह से घुमा रहे हैं तो नहीं घूम रहा है। ऑर्गन्स, बॉडी के अदर पार्ट्स अगर वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम गामक अक्षमता भी बोल सकते हैं उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन में हम यही कहते हैं कि जो बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह, या फिर ऑर्गन्स, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर्स, या फिर अदर पार्ट्स, अगर वो टाइमली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर हम एक डिसेबिलिटी का नाम देते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इसमें इसी का पार्ट आ जाता है पोलियोमाइलिटीज। इंग्लिश वाले परेशान ना हो, इंग्लिश वालों के लिए वर्क चल रहा है प्रॉपर, और सैटरडे संडे तक इंग्लिश वालों के लिए भी जो पीडीएफ्स हैं वो आ जाएंगे, हर एक उसकी न्यू पीडीएफ आएंगी। और जितने जो भी स्टूडेंट हैं इंग्लिश वाले, अब मुझे ना एक बार मैसेज ज़रूर छोड़ देना, और मैसेज आज नहीं छोड़ना है, मैसेज छोड़ना है आपको फ्राइडे में टोटली पीडीएफ आपको मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की इंग्लिश में, ठीक है ना। उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत सारा उसमें छूटा हुआ है, तो उसी को रिगार्डिंग में थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया। और हिंदी वाला मटेरियल ठीक है, उसमें प्रॉपरली आ रहा है सारा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहेगी उसमें, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी का बारे में अगर वहाँ पे देख लेंगे तो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। पोलियोमाइलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। पोलियोमाइलिटीज़ के बारे में तो आप जानते, पोलियो के बारे में आप जानते ही हैं। पहले पोलियो के बारे में बताया भी जाता था और पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी, आज भी शायद पिलाई जाती है। या वायरस, या कोई वायरस से संक्रमित हो जाना बॉडी का, क्योंकि जो पोलियो वायरस है और जो हमारी बोन मैरो है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें जो हमारा एंटीरियर होर्न सेल है वो उसको इम्पेड करता है। क्या करता है? पोलियो वायरस जो करता है, जो हमारी बोन मैरो, रीढ़ की जो हड्डी है, उसके एंटीरियर होर्न सेल को इम्पेड करता है, क्षतिग्रस्त करता है, जिससे ये डिसेबिलिटी आती है।
जैसे अब कोल्ड होगा, सर्दी जुकाम होगा, लूज मोशंस वगैरह, या वायरस का ज़्यादा इफेक्टिव करना, तो इसमें ये चीज़ें होंगी आपकी। जिसमें डिसेबिलिटी हो सकती है। तो जो पोलियोमाइलिटीज है, पोलियोमाइलिटीज जो वायरस है, ये वायरस सीधा किसको टारगेट करता है? आपकी बोन मैरो को, यानी रीढ़ की हड्डी को। क्योंकि अगर जो वीक चाइल्ड हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, अगर वो उसकी चपेट में आ जाते हैं तो खतरा अधिक बढ़ जाएगा। तो जो पोलियो है वो बर्थ टू 5 ईयर के बच्चों को होता है। जन्म से 5 वर्ष के बच्चे, जन्म से 5 वर्ष के बच्चे में। लेकिन 6 मंथ से या 6 महीने से 2 वर्ष की आयु के बच्चों को अधिकतर होता है। जब 6 मंथ का होगा या तो तब, या यानी 2 वर्ष तक की जो 2 ईयर का जो प्रोसेस है वो रहेगा इसका। या फिर अगर हम ज़्यादा स्ट्रेंथ, इसमें अगर स्ट्रेंथ देखें तो जब 18 मंथ का, यानी 1.5 साल से अबव जब बच्चा हो जाता है तो ए की संख्या बढ़ भी सकती है। यानी क्योंकि ये एक टारगेट है इनका कि जन्म से बर्थ टू 5th ईयर, जन्म से 5 वर्ष तक का टारगेट लेना है इसको। कि जो वायरस है, पोलियो जो वायरस है, वो वायरस आपकी बीट को कम करता है, प्लस आपकी सेल्स को इफेक्ट करता है। यानी कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि सेल्स के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद फुल बॉडी स्ट्रक्चर। ये के वो है ना प्रोसेस बॉडी का, यही है ना। सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद फुल बॉडी स्ट्रक्चर। और इसका सीधा सा प्रभाव एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशन को लेकर भी होता है। एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन यानी वातावरण और पोषण की स्थिति अगर खराब है, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, तो बदतर स्थिति हो जाएगी और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि इसका जो वायरस है वो अगर हेल्दी बच्चा है उस तक भी इसका वायरस पहुंच जाएगा, अगर केयर नहीं की जाती है तो। और ये जैसे आपके घर में पानी रखा रहता है, आप पानी को ढकते नहीं हैं, साफ पानी नहीं है, खाद्य जो खाने की चीज़ें हैं
उन पर भी मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं, तो ये या गंदे हाथ हैं, तो ये सीधे सीधे किसको प्रभावित करेगा कि बच्चे को सीधा प्रभावित करेगा। और वो जो पोलियो से पीड़ित बच्चा है, जो पोलियो से ग्रसित बच्चा है, वो तो होगा ही, साथ ही जो स्वस्थ हेल्दी बच्चा है वो भी इसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट अच्छा है, बेस्ट है, तो वायरस जो छींक आती है, कफ होता है, उसके द्वारा भी फैलता है। और ये हम कह सकते हैं कि ये वायरस सीधा, हमें भी बता रहे थे कि स्पाइनल कोड या बोन मैरो के द्वारा एंटीरियर हॉर्न सेल के ग्रे मैटर की को भेजता है, ऊपरी स्थिति तक जाता है। ये नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे वाला जो पार्ट है उससे होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ये पोलियो के 3 वायरस होते हैं, 3 टाइप्स इसको बोला गया कि 3 वायरसेस, लियोन, लैंसिंग और ब्राउनसाइड। लियोन, लैंसिंग, ब्राउनसाइड, ये 3 वायरस हैं। और जो हमारी एंटीरियर हॉर्न सेल से मसल्स जुड़ी हैं, ये सीधा उनको इम्पेड करता है और इसके कारण पैरालिसिस भी हो सकता है। और ये वायरस इतना डेंजरस भी है, इससे जानलेवा कोई बीमारी भी पनप सकती है, बढ़ सकती है, और जिससे बच्चे की डेथ होने का खतरा भी रहता है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस रुक जाती है। क्या हो जाएगी? रेस्पिरेशन, जो श्वसन क्रिया है वो रुक जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि कोजेज ऑफ पोलियोमाइलिटिस, कि पोलियो के कारण क्या है। क्योंकि पोलियो का एक दूसरा नाम दे दिया गया पोलियोमाइलिटिस। ये सीधे तौर पर किसको प्रभावित इफेक्टिव करेगा? जो छोटे बच्चे हैं, बड़े को नहीं, छोटे को। अभी हम बताते बर्थ टू 5th ईयर, जन्म से 5 साल तक के बच्चों को इफेक्टेड करेगा। और इसके कुछ मेन रीजन भी हैं, कोजेज भी हैं। तो सबसे फर्स्ट है इसमें पोलियो वायरस। क्योंकि सीधा व्यक्ति के शरीर से मुख, यानी माउथ, हमारा जो मुंह है, उससे होते हुए जो सलाइवा है, जो लार है, उसके माध्यम से फैलता है। माउथ प्लस सलाइवा। सेकंड है वाइल्ड पोलियो वायरस। यह भी एक प्रकार का पोलियो वायरस है। ये बॉडी में ही डेवलप होता है।
और ये फिर अंदर ही अंदर पनपता रहता है और ये फिर वही सलाइवा के माध्यम से पूरी बॉडी को कवर कर जाता है और दूसरों तक भी फैल जाता है। नेक्स्ट है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, टीका व्युत्पन्न पोलियो वायरस भी बोलते हैं इसको। अगर हम पोलियो से संबंधित कोई टीका नहीं लगवाते हैं या पोलियो की दवाई नहीं लेते हैं और अदर कोई मेडिसिन्स वगैरह या कुछ लेते हैं तो सीधा ये वायरस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनिटी डिफिशियंसी, प्रतिरोधकता कमी। अगर कोई व्यक्ति वीक है, वीकनेस है बॉडी में किसी की, तो उसको और ज़्यादा पकड़ेगा, ये उसको और ज़्यादा इफेक्टिव करेगा। बीमारी कोई भी है, डिजीज कोई सी भी है, अगर कोई पर्सन वीकनेस किसी के अंदर है, कमजोरी किसी के अंदर है, तो बीमारी उसको पकड़ती है कि नहीं पकड़ती, बताओ? पकड़ती है ना। कहते हैं ना WBC, RBC, प्लेटलेट्स, RBCs, इम्यूनिटी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, सुना है ना? नहीं सुना? किस किस ने सुना है? एक रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, सुना है किसी ने और ने? नहीं सुना? चलो कोई नहीं। ऐसे ही ये जो हमारी इम्यूनिटी को ये क्या करता है, कम करता है, फिर और ज़्यादा कम कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टैक्ट विद पोलियो वायरस, यानी जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन पोलियो वायरस के कांटेक्ट में है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पोलियो वायरस से संक्रमित है, इफेक्टिव है, अगर कोई ठीक है और वो उसके संपर्क में, कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो भी इफेक्टिव होगा। और इसका सीधा सा इसको मतलब इसका जो वैक्सीन है उसी के सहारे इसको रोका जा सकता है। अभी कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ पोलियो, पोलियो की रोकथाम कैसे करें? कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है, और जहाँ पर भी पैदा होता है, जैसे अस्पताल में पैदा हुआ, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ या प्राइवेट में पैदा हुआ, तो वहाँ पे उसको पोलियो ड्रॉप पिला दी जाती है। लेकिन जो बच्चे घर में या गांव में पैदा होते हैं, उन्हें बर्थ टू 6 वीक, उनको जन्म से 6 सप्ताह के बीच में क्या कर देना चाहिए? पोलियो ड्रॉप पिला देनी चाहिए, यानी पोलियो की दवाई पिला देनी चाहिए।
जिससे कि इसको प्रिवेंटेड किया जा सके। इसमें फर्स्ट कह रहा है कि जो पोलियो है उसका टीका, जो उसकी वैक्सीन है, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पोलियो की दवाई जन्म से लेकर के 6 सप्ताह तक, 10 सप्ताह तक और 14 सप्ताह तक, 6, 10, 14 और 1 वर्ष में बूस्टर खुराक, बूस्टर डोज पिलानी चाहिए। जब बच्चा 1 साल का हो जाए तब उसको क्या कहें, बूस्टर डोज। और साथ ही साथ इसमें पोलियो की दवाई तो पिलाई जा रही है, और मदर का, माता का दूध भी पिलाया जाए, वो जरूरी है। वो क्या करता है, वो जितने भी संक्रमण हैं उनसे बचाव करता है। और साथ ही साथ जो बच्चे का एनवायरनमेंट है, बच्चे के आसपास का एरिया है, उसको क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मक्खियाँ वगैरह ना बैठे, साफ सुथरा रहे। तो ये जिसमें इसमें जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, वो प्रिवेंशन है, जिससे हम रोक सकते हैं एक संक्रमण को। नेक्स्ट कहता है काइंड्स ऑफ पोलियो, पोलियो के प्रकार। तो ये कहता है कि 3 टाइप्स होते हैं इसके। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। सब क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, सब क्लिनिकल। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस प्रकार के जो पोलियो होंगे उसमें क्या होगा, इसमें ये ना तो किसी आपके ब्रेन को इफेक्टिव करेगा, ना आपकी बोन मैरो को या स्पाइनल कोड को इफेक्टिव करेगा, ना आपके सीएनएस सिस्टम को इफेक्टिव करेगा। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, बोन मैरो है, और आपका माइंड है, ब्रेन है, ये इसको इफेक्टिव नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। ये क्या करता है, ये सीधा 95% फुली डायग्नोसिस होता है। इसको हम बोल सकते हैं उपनिदानात्मक, इसको उपनिदानात्मक। नेक्स्ट आ जाता है गैर पक्षाघात, नॉन पैरालाइटिक। इसको क्या बोलेंगे, नॉन पैरालाइटिक।
ये किसको इफेक्टिव करेगा? ये CNS को इफेक्टिव करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टिव करता है। नेक्स्ट आ जाता है पैरालिसिस। इसमें कहते हैं ना टाइप्स हैं, पोलियो के भी टाइप्स हैं। ये हार्मफुल है, और ये भी 3 टाइप्स का होता है। ये क्या करता है? ये भी 3 का होता है, स्पाइनल पोलियो, बुलबार पोलियो और बुल्बो स्पाइनल पोलियो। फिर से बोल देता हूँ, स्पाइनल पोलियो, बुलबार पोलियो और बुल्बो स्पाइनल पोलियो। जो पैरालिसिस है, जो लकवा है वो भी 3 प्रकार का, लकवा जो पोलियो वो 3 प्रकार का होता है। इसके भी 3 टाइप्स हैं, स्पाइनल पोलियो, बुलबार पोलियो और बुल्बो स्पाइनल पोलियो। जो फर्स्ट है स्पाइनल पोलियो, सीधा किसको प्रभाव इफेक्टिव करेगा? ये आपकी जो स्पाइनल कोड है, बोन मैरो है, उसको इफेक्टिव करेगा। बुलबार पोलियो किसको इफेक्टिव करेगा? ये आपके ब्रेन को इफेक्टिव करता है। और बुल्बो स्पाइनल पोलियो ये दोनों को इफेक्टिव करेगा, स्पाइनल कोड को भी, रीढ़ की हड्डी को भी और आपके ब्रेन को भी। क्लियर? इसमें बहुत मतलब हम अगर बात कर रहे थे कि पोलियो के बारे में और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में, तो हमारा जो RCI है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, तो उन्होंने 1992 में इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में बता दिया है। और पोलियो माइलिटीज़ के बारे में भी हमने इसमें बात की है थोड़ी। एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे, बट देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, तो फिर आप उसको समझ पाएंगे। और अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि आने वाले टाइम में जो आप स्पेशल फील्ड में वर्क करेंगे, उसके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो RCI की पॉलिसी है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और वो चेंज चीज़ें ये हैं कि स्पेशल एजुकेशन के जो फील्ड में, क्योंकि पहले तो इतना वो नहीं था, 1995 2016 के बाद 2025 जी चलो कोई नहीं, डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो हम जो बात करें कि आने वाले टाइम में स्पेशल एजुकेशन जो RCI है वो भी इस पर काफ़ी बारीकी से वर्क कर रही है। तो आप RCI में भी अपना कनेक्ट रहिए, जिससे कि जो वेबसाइट है उससे भी अपना ध्यान देते रहिए क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड हो रही हैं, जिससे कि आपको भी पता चलता रहे।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, इससे पहले जो कोई आपका यूनिट है उससे रिलेटेड है, या फिर आप मैं अगर पूछता हूँ तो आप बता पाएंगे? इसमें हमने एक वो लिया था कि जो हमारा RPWD एक्ट है 2016, उसमें लीगल एंड प्रिवेंशन हमने दिए गए, इसमें दिए गए थे जो दिव्यांग है, जो डिसेबल पर्सन है, उसके लिए क्या लीगल प्रिवेंशन है, क्या कानूनी प्रावधान है। तो क्या कोई मुझे बताएगा इसमें, जिसने भी इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो भी बता सकता हो वन बाय वन करके। जैसे लक्ष्य लक्ष्य आपने इसमें कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है अभी? लक्ष्य मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? बताए लक्ष्य। चलिए रिया जैन बताएं। रिया जैन। जी सर। जी, क्या आपने इसके जो डिसेबिलिटी के लिए, कोई नहीं लक्ष्य, हो जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा। लीगल प्रिवेंशन इसमें दिए गए जो हैं, जो इंडिया के द्वारा एक डिसेबल पर्सन के लिए लीगल प्रिवेंशन दिए गए, वो क्या है, वो थोड़ा सा बताएंगे रिया जैन? मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? सर आपकी वॉइस हम ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? विनीता? कोई भी बता दीजिए, कोई नहीं। प्रगति? प्रगति बताएंगे कुछ? क्योंकि जो इंडिया में डिसेबल पर्सन है उसके लिए क्या लीगल प्रिवेंशन है? अंतिमा? हाँ जी सर। बताएंगे कुछ इसमें जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं दिव्यांगों के लिए? हाँ जी जी सर। सर कल एक बार रिया जैन को बता देना। रिया बताएं। सर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सेसिबिलिटी RPW एक्ट 2016 के तहत जो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, और क्या रहेगा?
जो आपकी RCI है, जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, उसने क्या उसमें काम किया, कब वो उसको स्टेबलाइज किया गया, कब उसको मंजूरी हुई, बताएंगे? कब इसको रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूट के रूप में माना गया और कब इसको एक वैलिडिटी में आ गया? ये जो आपकी RCI है, वैलिडिटी, इसको वैलिड कब माना गया, बताएगा मुझे कोई? कब इसको मंजूरी दे दी गई, क्योंकि पार्लियामेंट में इसको लाया गया, इसके लिए काम किया गया, वर्क किया गया। जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने इसको कब मंजूरी दी है, कब इसको हेलो सर जी बताएं। वो जो राष्ट्रपति है उन्होंने मतलब इसको मंजूरी 1 दिसंबर 1992 को दी थी और जी। सामाजिक न्याय और जो मंत्रालय भारत सरकार के अधिनियम के रूप में 22 जून 1993 को अधिसूचना जारी की थी इसकी। और भारतीय पुनर्वास परिषद में 1992 के नाम से जाना जाता था। और इसको जो पंजीकृत हुआ था जो RCI में, ये 1986 में हुआ था। और वैधानिक न्याय में दर्ज हुआ था ये 22 जून 1993 में। ओके। तो मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए, चाहे आप हाफ आवर इस पर आप दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इस पर अगर टाइम देंगे तो हर एक यूनिट कंप्लीट आपकी होती जाएगी। तो 16, 17, 18 और 19 सेंचुरी मैं आपको बता दूं 1 बाय 1 आप लोगों को अब थोड़ा सा इसमें वर्क मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो आपको थोड़ा इसमें बताना पड़ेगा थोड़ा सा 16, 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी है ना। तो जो इसमें है वो मैं आपको बता दूं, क्या नाम है इनका, तनु 16, 17, 18 और 19 सेंचुरी, इसके बारे में कल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? कल शायद क्लास ना हो, कल के लिए बता देंगे जो भी होगा। कल ये नहीं होगी तो परसों आपसे पूछा जाए इसके बारे में। और 20 सेंचुरी और इसमें मॉडल्स, डिसेबिलिटी मॉडल्स हैं, उसे नेक्स्ट डे पूछा जाएगा रिया जैन। ओके सर। और इसमें जो डिसेबिलिटी मॉडल हैं, उस मॉडल में आपको सिर्फ 2 मॉडल आपको बताने हैं, तो रिलीजियस मॉडल और एक मेडिकल मॉडल। और ये आपका फीडबैक मॉडल और सोशल मॉडल और माइनॉरिटी मॉडल, ये जो 3 मॉडल बचते हैं। प्रगति चौधरी, आवाज़ आ रही है? डिसेबिलिटी के लिए 3 मॉडल हैं, एक सोशल मॉडल है, फीडबैक मॉडल है और माइनॉरिटी मॉडल है। ओके। अभी 2 से 3 स्टूडेंट करेगा। जैसे ही ये तीनों हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो तीनों कॉन्सेप्ट आपके फिर उसके बाद 1.2 के बारे में आपसे बात की जाएगी। और 1.2 का अलग से जितने स्टूडेंट रह गए हैं उनको उनका नंबर आएगा। फिर वही, क्योंकि इससे रहेगा फ़ायदा कि आपकी थोड़ा सा माइंड भी रिफ्रेश होता रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें जो बैकअप है वो हमारा बना रहे। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।